बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। फिर बारी आई उड़ीसा की। उड़ीसा के लोकल बॉडी इलेक्शन भी हम सब जानते हैं, वहाँ भी बीजेपी जीती। उत्तराखंड और यूपी प्रचंड बहुमत मिला, सब जानते हैं। मणिपुर और गोवा में बीजेपी की सरकार बन गई है। अब बारी दिल्ली की है। दिल्ली में कहने को तो एमसीडी इलेक्शन है, लेकिन ये किसी राज्य के इलेक्शन से कम नहीं है। और यहाँ दिल्ली जिताने की जिम्मेदारी जिस मजबूत कंधों पर है, मैं मजबूत कंधे इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज हमारे साथ हैं वो क्रिकेट के भी बहुत बड़े शौकीन हैं, क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट खेला है, इसलिए इनके कंधे मजबूत हैं। तो वो मनोज तिवारी आज हमारे साथ हैं आमने सामने में। मनोज भाई, मैं ब्रिज दुग्गल, स्वागत है आपका। मैं शुरुआत करूं, कल रात को आपका मुझे जब मैं इंटरव्यू करने की बात दिमाग में आई तो मैंने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया और कुछ मैंने आपकी फिल्मोग्राफी देखी। तो एक फिल्म पर मेरा ध्यान गया जिसका टाइटल था दरोगा बाबू आई लव यू। अब मैदान बदल गया है, अब राजनीति में है, और अगर उस फिल्म को राजनीति के मैदान में मुझे नाम देना हो तो मैं उसको नाम दूंगा दिल्ली आई लव यू। अब मनोज तिवारी तो लोगों से, दिल्ली के लोगों से ये कह रहे हैं कि दिल्ली आई लव यू, रोज ही कहते हैं, पर दिल्ली की जनता क्या ये कहेगी कि हाँ मनोज तिवारी, हम भी आपसे प्यार करते हैं? हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ और उधर से सच्चे ही रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। दिल्ली में सच की बहुत ज़रूरत है। दिल्ली में झूठ, प्रपंच, भौजाल फैलाने वालों का एक थोड़े समय के लिए उनका वो चल गया सिक्का, क्योंकि उसके आगे पीछे उनका कोई था नहीं, उनकी पहचान करने का कोई लिटमस पत्र नहीं था, तो उसमें दिल्ली को छला गया। तो अब सच की ज़रूरत है। तो मैं जैसे हूँ, जो बोलता हूँ वैसा ही हूँ भैया। तो मैं दिल्ली की झुग्गियों में रह करके मैंने स्ट्रगल किया है। मैंने लोधी कॉलोनी के सर्वेंट क्वार्टर में जो घरों के ऊपर बने रहते हैं उनमें बरसाती में रह करके मैंने स्ट्रगल किया है। तो मैं दिल्ली के दर्द को बहुत करीब से देख रहा हूँ। मैं सोचता था कि अब वो दर्द ख़त्म हो गया होगा, लेकिन मैं देखा कि जो लोग अब आए हैं, जो 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो अभी 2.25 साल से आम आदमी पार्टी सरकार है, इसने तो दिल्ली को रुला दिया सर। मनोज भाई, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा सवाल, आंकड़ों में यकीन रखते हैं? देखिए, मैं आंकड़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता, क्योंकि आंकड़े समय समय पे प्रभावित किए जा सकते हैं, उसके नतीजे हो सकते हैं। मैं अपनी नीति और नियत पे विश्वास रखता हूं और वर्तमान में जीना चाहता हूं। चलिए मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। 2013 का असेंबली इलेक्शन था। कांग्रेस को 8 सीट मिली थी, 24% वोट थे। बीजेपी 31 सीट थी, 33% वोट थे। आम आदमी पार्टी को 28, 29% वोट। फिर हुए लोकसभा इलेक्शन, मोदी जी की लहर थी, हम सब जानते हैं, और प्रचंड बहुमत था। वहाँ कांग्रेस 0 पर, बीजेपी को 7 के 7 सीट। ध्यान दीजिएगा, 46% वोट शेयर है। आम आदमी पार्टी को 0 सीट, लेकिन वोट शेयर 33। अब हम आते हैं 2015 विधानसभा इलेक्शन। कांग्रेस 10% वोट, एक भी सीट नहीं। बीजेपी सिर्फ 3 सीट, लेकिन वोट 32%। आम आदमी पार्टी 67 सीट्स और वोट शेयर 54। और अभी जो उपचुनाव हुए एमसीडी के, वहाँ भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो आंकड़े जो आप कह रहे हैं उसके थोड़ा उलट गवाही दे रहे हैं। तो जो एमसीडी का इलेक्शन हुआ, हाँ, तो उसमें जो 54% था उनका, वो आ गया 29% पे। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपका भी घटा था। बट इतनी जल्दी, मतलब विदिन 1 ईयर आपका 54% से 29% आ सकता है। आज के डेट में वो 29 जो है, मुझे लगता है 9% से नीचे आ चुका है वो। और उसका रिजल्ट आपको गोवा में दिख गया, उसका रिजल्ट आपको पंजाब में दिख गया, और उसका रिजल्ट जो अभी दिल्ली में दिखेगा वो आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खोजे जा रहे हैं झुग्गियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में, किसानों के बीच में, गाँव में। अरविंद केजरीवाल से लगता है आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है। नहीं, मेरी दोस्ती अरविंद केजरीवाल से, मेरी तो किसी से दुश्मनी हो नहीं सकती, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के साथ छल किया है, मैं बिल्कुल अंदर से हिला हुआ हूँ कि एक व्यक्ति जो इतनी आशा जगाता है
इतने निम्न स्तरीय सोच का कैसा हो सकता है? आपने निम्न स्तर की बात की, मैं पढ़ रहा था और आपके कुछ बयान मैंने देखे, मुझे वो लगा कि आप उनसे या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं या आप बिल्कुल एकदम उनको जिस तरह से जिन भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, आपने उनकी तुलना हत्यारे से कर दी। जो आशा किरण होम में बच्चों की मौत हुई थी, तो आपने कहा दिल्ली सरकार की वजह से मौत हुई है, यहाँ तक आरोप ठीक था, लेकिन आपने कहा कि केजरीवाल हत्यारा है। दूसरा, मथुरा में जो कुछ हुआ है, रामवृक्ष यादव थे, वहाँ आपने केजरीवाल की तुलना रामवृक्ष यादव से कर दी, वो भी सरकार को नहीं मान रहे थे और आपने यहाँ भी कर दी। इसके अलावा भी आप कहते हैं कि केजरीवाल फ्रस्ट्रिया गए हैं, तो हमलावर तो आप रहते हैं, लेकिन ये जो भाषा है आप फ्रस्ट्रेटिया गए हैं, तो ये जो भाषा है कहीं ना कहीं आप भी नीचे ले आए हैं। नहीं, फ्रस्ट्रेटिया ना कोई हत्यारा, लेकिन हत्यारा में आज भी उस पे हूँ, कायम हूँ। आशा किरण में जब वो 11 जो लोग मरे, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि वो भूख से मरे। अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है और यहाँ आशा किरण में जहाँ बेसहारे लोग रखे जाते हैं, वो खाना खाए बिना मर जाते हैं, और तब मरते हैं जब 2 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ एक अलग गवर्निंग काउंसिल को लगाओ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं नहीं नहीं, गवर्निंग काउंसिल हम नहीं लगाएंगे, और उसके बाद 11 लोग मर जाते हैं भूख से, तो फिर सीएम हत्यारा नहीं हुआ तो क्या हुआ? लेकिन रामवृक्ष से तुलना कर देना, आप खुद करिए, आप खुद सोचिए। एक व्यक्ति गणतंत्र दिवस परेड रोकने के लिए धरने पे बैठ जाता है। जिस देश को गीत गाए जाते हैं कि अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये नेमत पाई है, और आप अगर बैठ जाते हो गणतंत्र दिवस का परेड नहीं होने देंगे, तो फिर हम आपको रामवृक्ष यादव क्यों न समझें? आपने कभी अप्रोच किया कि भाई आइए खुली बहस? लगातार बोल रहा हूँ भाई साहब, लगातार बोल रहा हूँ। नहीं आ रहे हैं सामने आपके? हमारे सामने तो खैर आ ही नहीं रहे, वो तो बात अलग है। एक दिन मिले थे जी, तो मैंने नमस्ते किया तो जवाब भी नहीं दिए। मतलब नाराज, तलखी है उस तरफ? तलखी है उनके दिल में आपके प्रति? नहीं, उनको तलखी अपने से है, अपने कर्मों से है। वो खुद शीशे में रह के अपने से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। एक दिन मैं गया था, एक फायर वर्क काम करने वाला व्यक्ति ऑन स्पॉट ड्यूटी पे मर गया था। तो जब मैं गया तो पता चला कि यहाँ दिल्ली फायर ब्रिगेड के पास आग लगने के बाद जो दस्ताने चाहिए वो दस्ताने नहीं हैं, जो जूते चाहिए वो जूते नहीं हैं, जो पोशाक चाहिए वो पोशाक नहीं है। और तुम हमारे अगर बच्चे दिल्ली के मर रहे हैं तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपकी जिम्मेदारी है कि हाँ इन बच्चों को सुरक्षा दिया जाए और आपके असुरक्षा के कारण वो मरते हैं, आपके भोजन न देने से मरते हैं, तो मनोज तिवारी क्यों न कहे कि आप हत्यारे हैं? मनोज भाई, ये राजनीति अपनी जगह। 2 बातें हैं। एक तो केजरीवाल गवर्नमेंट अपना प्रचार बहुत करती है, आप जानते हैं, मोहल्ला क्लिनिक वो कहते हैं, हेल्थ पर कहते हैं, एजुकेशन पर वो कहते हैं, दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये, आई ऑब्जेक्ट, दुनिया भर में तारीफ हो रही है, ये वो कहते हैं, ये वो कह रहे हैं। हम जब जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक पे, तो मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का एक अड्डा है। वो घर किराए पे लेते हैं, जो उनके कार्यकर्ताओं का घर है, जिसका किराया 5,000 रुपया, उसका किराया ये 25,000 रुपया 30,000 रुपया देते हैं। वहाँ जो डॉक्टर रखते हैं, वो डॉक्टर 4 लाख रुपया महीना का डॉक्टर है, और वो 2 घंटे में 625 मरीज देखता है। आप बताइए कि 20 सेकेंड में आप मरीज का क्या चेक कर सकते हैं? आप मौत बांट रहे हैं या इलाज कर रहे हैं? ये मोहल्ला क्लिनिक की सारी चीज़ों का मैंने एजुकेशन में क्या किया बता रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स नए बनाए हैं, भगवान, बोलते हैं टीचर्स को शानदार ट्रेनिंग के लिए भेजा है, और दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन आया है। 60,000 टीचर्स जो गेस्ट टीचर हैं, उनको इन्होंने वादा कर दिया कि हम आपको परमानेंट करेंगे। टेक्निकली जाइए तो उसमें कई बातें हो सकती हैं, बट आपने झूठा वादा क्यों किया? अब जब टीचर कहे कि हमारा वादा पूरा करो, इन्होंने 60,000 टीचर को निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया है।
ये एजुकेशन की बात करते हैं। मनोज भाई, दो बातें। एक तो आप कांग्रेस पर इतने हमलावर नहीं होते हैं, जबकि उसका वोट शेयर भी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है। आप सिर्फ केजरीवाल को लताड़ते हैं। इसलिए कि कांग्रेस ने 15 साल में जो जो पाप किए हैं उसी पे आप सवार हैं। अच्छा, पाप उन्होंने भी किए। अब बताइए, उन्होंने तो अनऑथराइज कॉलोनी को बार बार धोखा दिया। शीला जी ने बार बार लिखा अब कर देंगे अनऑथराइज को ऑथराइज कर देंगे, अनऑथराइज को ऑथराइज कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल बताए कि क्या आपने 2.25 साल में अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव लिया, कोई प्रस्ताव पास किया विधानसभा में? और पब्लिक यही कहती है, मनोज भाई अब तुम ये अरविंद केजरीवाल का नाम मत लो, ये आप का आ निकाल के लोग पी लगा देते हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि जिस आम आदमी पार्टी का मंत्री फर्जी डिग्रीधारी, जिस आम आदमी पार्टी का मंत्री हवाला कारोबारी, जिस आम आदमी पार्टी का मंत्री बलात्कारी, स्वयं सीएम पे कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अब क्या करे मनोज तिवारी? चलिए, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि पब्लिक कहती है, या आपका कहना है कि केजरीवाल का नाम मत लो, लेकिन केजरीवाल हर बात में प्रधानमंत्री को घसीट लेते हैं। चूँकि केजरीवाल सारी नाकामियों को छुपाने के लिए वो नया नया शगुफा ढूंढते हैं, और उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के जो पैसे हैं उनका दुरुपयोग करके 22 करोड़ का एड डिपार्टमेंट को 526 करोड़ कर दिया, और उससे वो हर जगह एनार्की फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। भाई देखो, अगर अपने पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो हमारा भी ऐड चलेगा हर टीवी पर, अखबार में। मार दिल्ली का बजट निकलता है तो लगता है केंद्र से बड़ा बजट है। नहीं, बड़ा तो केंद्र का है। बहरहाल आमने सामने में फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए सबसे बड़ा जो सवाल आज खासतौर पे बीजेपी के अंदर घूम रहा है कि इन्होंने पार्षदों के टिकट क्यों काटे। इस पर मनोज तिवारी से बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक। आमने सामने में आज हमारे साथ हैं मनोज तिवारी, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मनोज भाई, टिकट आपने काट दिए। मैं स्पष्टीकरण जनता की तरफ से, बीजेपी की तरफ से नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप बोल चुके हैं। मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, इसलिए दिल्ली की बातें ज़्यादा समझता हूँ। आम आदमी पार्टी का यह आरोप था कि भ्रष्टाचार है, और उन्हें आरोप लगाया, हम सब जानते हैं। आपके तर्क कुछ भी हो कि आप नए को मौका देंगे, पर यहाँ आने से पहले जब मेरे को आपका इंटरव्यू करना था तो लगातार मैं बीजेपी में बात भी करता आया, और इसे हम सूत्रों के मुताबिक कहते हैं। तो ये बात निकल कर के आई कि जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी के जो पार्षद हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपने उनके टिकट काट दिए, तो ये बात तो साबित हो रही है। अगर हमारे आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस कारण ये है, तो हमने तो 2 काउंसलर को प्रदेश का महामंत्री बना दिया। आपकी राजनीति आंतरिक नहीं, प्रदेश का महामंत्री तो पूरे प्रदेश का सबसे दूसरे, हमारी बात वही, तो इतना बड़ा पद हमने दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा? एक झटके में आपने 153 कई लोगों को हमने जिलाध्यक्ष बनाए हैं, कई को मंत्री बनाया है। चूँकि हमारे कई पार्षद 20-20 साल से हैं, 15 साल से हैं, 10 साल से हैं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि नए चेहरों को इकट्ठे एक नई लीडरशिप तैयार की जाए। जो लोग दरी उठाते थे, जो लोग कुर्सी ढोते थे, उनको चांस देना गलत है क्या? आप बताओ मुझे। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जो एक बार का पार्षद है उसका टिकट काट देना क्योंकि वो मेहनत कर रहा था। दूसरी बात, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है, आपकी पार्टी का फैसला है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन पैराशूट से जो लोग आ जाते हैं, ऐसा मैं आने से पहले लगातार लोगों से बात करता आया। और तीसरी बात, क्या 1% भी कहीं गुंजाइश है कि कुछ जो ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि नहीं इनको हम अकोमोडेट कर सकते हैं, कहीं चेंज की कोई गुंजाइश? नहीं, अब तो डिसीजन हो गया है। हाँ, बीजेपी है, हो गया तो हो गया। कोई पैराशूट पर ऊपर से उतरा पक्का? मनोज तिवारी ईटीवी पर ये वादा कर रहे हैं कि सिर्फ कार्यकर्ता, ऊपर से कोई नहीं आएगा? बिल्कुल, अब जो फैसला हो गया वो अंतिम है, और सभी लोग साथ में हैं। हम नए चेहरों को लाएंगे और दिल्ली को खुशियां देंगे।
और भी नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। देखिए, आप जब भी एमसीडी के काम को और आम आदमी पार्टी के काम को जब तुलना करेंगे पीछे कांग्रेस को, तो आपको दिखेगा कि जब जब बीजेपी एमसीडी में रही है, दिल्ली सरकार में या तो कांग्रेस रही है या तो आम आदमी पार्टी रही है, और उसने बराबर भेदभाव किया एमसीडी के साथ। ये लोग अरविंद केजरीवाल एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि एमसीडी का फंड रोको। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 9,000 करोड़ रुपया एमसीडी का दिल्ली सरकार ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। लेकिन मनोज भाई, उसके बाद भी एमसीडी ने जो परफॉर्म किया है, उसमें स्टेडियम बनाया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं, सीसीटीवी लगा रहे हैं, ऑनलाइन सारी सर्विसेज दे रहे हैं, 50 गज तक के हाउस टैक्स माफ़ कर रहे हैं, नक्शे पास करने का एकदम टाइम बाउंड हमने नियम चला दिया है। और वहीं आम आदमी पार्टी को देख लीजिए। मनोज भाई, आम आदमी पार्टी पर बहुत हमला हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं इससे हट के एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मनोज तिवारी को फ्री हैंड दिया हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी तानाशाही में विश्वास नहीं रखती। हमारी एक टीम होती है और हम सभी को कोऑर्डिनेशन बना के निर्णय करना पड़ता है। अध्यक्षीय प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी में, और अमित शाह जी दिल्ली प्रदेश के कार्यों से खुश हैं। इसलिए देखिए, उन्होंने 19 तारीख को एक बहुत बड़े पंच परमेश्वर में आने का हमको वादा किया। हालांकि आज जब भी आपसे बात कर रहा हूँ, क्यों हुआ ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, क्यों? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का मुहूर्त 19 तारीख को ही 2 बजे निकल गया है। अब उनको वहाँ रहना ही पड़ेगा, और मैं स्टार प्रचारक रहा हूँ, इतना मेहनत। नहीं, यहाँ भी आप, हमारे ख्याल से आप स्टार प्रचारक रहने वाले हैं। और कौन कौन आपके अलावा कंधे? नहीं, यहाँ पे और भी लोग रहेंगे। यहाँ तो मुख्यतः चूँकि मैं जो वादा कर रहा हूँ उसके प्रति मैं जिम्मेदार हूँ, और दिल्ली को मैं बोलूँगा कि हम 7 सांसद आपके द्वार हैं। हम सभी दिल्ली के नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे जो दिल्ली के लोग हैं, वो आपके एक बार मनोज तिवारी के नेतृत्व में उनका मौका दिया जाए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, आप देखेंगे। मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं। आप अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल रहे थे। यस, बहुत हमने उस वक्त आपको देखा था। गाने गाते तो हम चीज़ों में। वो अन्ना हजारे की जो मूवमेंट थी, केजरीवाल के ऊपर बात नहीं करूँगा, क्या आपको लग रहा है डिरेल हुई है? हाँ, वो अन्ना हजारे का सोच तो जो था, वो उसको मैं आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। डिरेल हो गया, लेकिन डिरेल कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। आप बार बार अरविंद केजरीवाल पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के एक चरित्र की हत्या कर दी। एक और सवाल, ये भी विषयांतर करके पूछ रहा हूँ। एक बार राजनीति में अक्सर हम कहीं शुरुआत करते हैं और कहीं आ जाते हैं। आपने समाजवादी पार्टी से शुरुआत की थी। योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े नेता हैं, आप आमने सामने थे, अच्छी फाइट थी, हमने खुद देखा। आज जब मुलाकात होती है तो क्या बातें होती हैं कि हाँ भाई अच्छा लड़े उस वक्त? मैं चुनाव लड़ते हुए भी कभी भी मैंने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कुछ बात नहीं कही। अब क्या बातें होती हैं? एक बार मिले थे तो मैं प्रणाम किया था, बाबा प्रणाम, तो बोले खुश रहो के, बोलिए विजयी भाव। तो आज भी उसको बाबा याद करते हैं, और वो बहुत ही एक उनकी राजनीति की दिशा बहुत कंक्रीट है। वो अन्याय के खिलाफ रहते हैं, भेदभाव के खिलाफ रहते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हम लोग मिलते हैं, बहुत देर बातें होती हैं। मनोज भाई, ये हमारा रैपिड फायर राउंड है। एक या तो हाँ ना में जवाब दीजिएगा, या एक लाइन से आगे मत बढ़िएगा, और दिल से बोलिएगा, क्योंकि आपने अभी तक दिल से बोला है। मनोज तिवारी कौन है? दिल्ली वाले, गायक, एक्टर, संगीतकार और फिल्मी दुनिया में रहने वाले, या पूर्वांचली? मनोज तिवारी अपने आप को क्या मानते हैं आप? इन सारे शब्दों का गुच्छा। बीजेपी का बिग बॉस कौन है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, या आरएसएस? संगठन। आपके तीनों जो ये शब्द हैं वो गलत हैं। संगठन हमारे लिए हमारी माँ है। बीजेपी के लिए एक लोकतांत्रिक संगठन सर्वोच्च है। तो संगठन माने अमित शाह जी? ना, वो पार्टी हेड है। संगठन बहुत करोड़ों लोगों का है। इस वक्त लहर किसकी है, नरेंद्र मोदी जी की या बीजेपी की? नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की।
केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और अजय माकन यानी कांग्रेस। मनोज तिवारी को मुकाबले में कौन दिखाई देता है? बीजेपी। यानी कि बीजेपी का मुकाबला बीजेपी से है? बीजेपी से है सर, मैं आपको सच आप एकदम इनसे क्या मुकाबला करूं? नहीं, ये आप सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं तो किससे मुकाबला है? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के पिछले किए गए कार्यों से है। हम उससे और आगे निकलना चाहते हैं। अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, एक शब्द में उनकी व्याख्या आप करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ईमानदार व्यक्ति। अमित शाह। सांगठनिक क्षमता के धनी। राजनाथ सिंह। दृढ़ प्रतिज्ञ। मुलायम सिंह यादव। कंफ्यूज हूँ। एक आपके दोस्त और हैं, हालांकि इसमें नाम नहीं है, लेकिन जब बात आई तो मैं पूछ लेता हूं। अखिलेश। बचपना। अरविंद केजरीवाल। झूठे। आखिरी नाम राहुल गांधी। समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मनोज भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो मैं ये बात मानता हूं कि अगर आपने एमसीडी जिता दिया, आप बहुत आशावादी हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो शायद मैं दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से, हालांकि भी बात कर रहा हूँ, उसके लिए हमारे पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया।